जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज हम लोग एक नए यूनिट के साथ शुरू किया जाएगा। भारतीय स्थापत्य कला जो है इस पहलू को देखा जाएगा। पहले ही जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के रूप में है और शायद अपवाद में भी आप नहीं पाएंगे जब से जो है 2012 से लगभग कला और संस्कृति आप में एक नए सेगमेंट के रूप में ऐड हुआ है। 2012 से अपवाद में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो बड़े ही संजीदगी के साथ, बड़े ही तल्लीनता के साथ आपको इस यूनिट को कवर करना है। ठीक है। बड़ी संख्या में मुझे आप लोगों का अभिवादन दिख रहा है बच्चों। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आज के क्लास की शुरुआत किया जाएगा। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक है भारतीय स्थापत्य कला, इंडियन स्कल्पचरल आर्ट। अब भारतीय स्थापत्य कला को किस रूप में देखना है? इसमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला होगा, मध्यकालीन स्थापत्य कला होगा और आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला होगा। भारतीय स्थापत्य कला प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला और आधुनिक स्थापत्य कला। आधुनिक स्थापत्य कला। अभी हम लोग क्या देखा जाएगा, लगभग क्योंकि जो है स्थापत्य कला हम लोग कर रहे हैं तो लगभग क्या होगा, लगभग जो है हम लोगों का 3 क्लास जो है वो प्राचीन पे ही निकल जाएगा, क्योंकि आधुनिक तो नाम मात्र का है। आधुनिक में संसद भवन हुआ, विक्टोरिया पैलेस हुआ। पहले हम लोग प्राचीन भारत की स्थापत्य कला देखा जाएगा और प्रश्न भी बच्चों यहीं से है, प्राचीन और मध्यकाल से ही अमूमन पूछा जाता है और उसमें भी ज्यादातर जो 70% क्वेश्चन होंगे, 70% टाइम्स अगर आप देखेंगे प्राचीन वाले से ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्राचीन कालीन स्थापत्य कला में कौन कौन से आते हैं। तो पाषाण कालीन स्थापत्य कला, अगला जो है सिंधु घाटी
सभ्यता की स्थापत्य कला। अगला जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला। नेक्स्ट जो है मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला। और फाइनली जो आएगा वो गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य कला। गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य कला। चलिए बच्चों जो है अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखा जाएगा। कहां पर आते हैं? पाषाण कालीन जो है स्थापत्य कला। क्या है? पाषाण कालीन स्थापत्य कला। पाषाण कालीन जो स्थापत्य कला है, पाषाण काल में कौन थे भाई? तो पाषाण काल में आदि मानव था। पाषाण काल में आदि मानव। आदि मानव कहां रहता था? पर्वतीय गुफाएं ही क्या थी? पर्वतीय गुफाएं ही इनका निवास स्थान था। इनका निवास स्थान था। मीन्स व्हाट? दे वर द प्रोटो ह्यूमंस इन स्टोन एज and they were taking shelter in the hilly caves region. अब कोई घर मकान तो था नहीं भाई, आदि मानव है ना। आदि मानव कुछ साल एक जगह पे रहते थे, जब वहां के संसाधन समाप्त, या कुछ महीने एक जगह पे रहते थे। अगर बच्चों क्लास 6 वाली एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये दिया हुआ है। क्लास 6 की एनसीईआरटी में स्पष्टतः यह चर्चा किया गया है कि जैसे आम का फल है या कोई भी फल का अपना एक मौसम होता है ना, जहां पे जो फल मिलता था वहीं पे जाकर के रहने लगते थे। जब वो मौसम खत्म होता था तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाते थे। तो इस तरीके से कौन थे? कंदमूल फल फूल खाने वाले लोग थे। और अमूमन क्या है? अमूमन जो है गुफाओं में रहते थे। पाषाण कालीन जो गुफाएं हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं भाई? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं। नरसिंहगढ़ की गुफाएं हैं। नरसिंहगढ़ की गुफाएं हैं। अगला जो है भीमबेटका रॉक शेल्टर, नरसिंहगढ़ रॉक शेल्टर, एंड नेक्स्ट वन इज द लखुदियार की गुफाएं हैं। लखुदियार की गुफाएं बच्चों कहां हैं? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है।
और नरसिंहगढ़ तथा भीमबेटका की गुफाएं कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इन गुफाओं में रहते थे। आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में गर्त निवास में रह रहे हैं। गर्त निवास, ये पहले भी आप लोगों ने मुझे बताया था। इसे क्या कहेंगे भाई? पीट होल्स है। पीट होल्स जमीन में गड्ढे बना करके जो रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं? तो बुर्ज होम और गुफकराल में रह रहे हैं। बुर्ज होम और गुफकराल में रह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो है चित्रकला में भी फिर से आप पढ़ेंगे। चित्रकला में क्या पढ़ेंगे? वंस अगेन यू आर गोइंग टू एड्रेस द भीमबेटका केव्स in context of the Indian painting and the Bhimbetka rock paintings. This is one of the oldest example of the Indian paintings. Right now we are covering the topic of the Indian architecture. That's why this is the sufficient information on Stone Age. Right now we are moving towards the Indus Valley civilization. अगला बच्चों क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। अब यहां पे कौन कौन सी स्थापत्य कला है भाई? अच्छा बच्चों, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो जाता है ना कि स्थापत्य कला का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? महीनों महीना आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कुछ महान आत्माएं हैं जिनको स्थापत्य कला क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। तो वहीं से समझ लीजिए जो है स्थापत्य कला किसे कहते हैं? कोई भी जो भवन है ना, भवन, अरे भाई कोई भी घर बन रहा है तो उसे कहते नहीं कि स्थापत्य कला का एक नमूना है। ताजमहल है भाई, ताजमहल कोई बिल्डिंग है ना, कुतुब मीनार कोई बिल्डिंग है ना, तो ताजमहल और कुतुब मीनार को क्या कहेंगे? स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना है। इसके अलावा जो है कुछ प्राचीन काल में भी ऐसी इमारतें हैं। तो ये क्या है? स्थापत्य कला, जो भी भवन है किसी भी रूप में, रहने वाले घर हो या स्तूप है, वो भी कोई एक संरचना है। ईंट पत्थर गारे से बनी हुई कोई भी संरचना जिसमें कलात्मकता का पहलू हो उसे स्थापत्य कला कहते हैं। आइए बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला मतलब जो किसी भी प्रकार की भवन के रूप में है, वो कौन कौन से आते हैं? तो पहला मुद्दा आ जाता है
सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की नगर योजना, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरा का पूरा नगर ही सुनियोजित तरीके से बना हुआ था। अगला जो मुद्दा है, सिंधु घाटी सभ्यता के, भाई शहर एक अलग मुद्दा है, भवन एक अलग मुद्दा है। इसके भवन अवशेष जो हैं, भवन अवशेष में, इस भवन अवशेष को बच्चों तीन भागों में बांटा जाता है। तीन प्रकार के मकान मिलते हैं। तो पहला क्या है? पहला जो है महान स्नानागार, अगला जो है बृहद अन्नागार, और अगला जो है द ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, महान स्नानागार, महान अन्नागार। अगला जो है लोक जीवन के, लोक जीवन से जुड़े, कर लीजिए लोक जीवन से जुड़े भवन, हाउसेस एसोसिएटेड टू द कॉमन पब्लिक डोमेन। ये क्या हो गए? ये भवन अवशेष हो गए। अगला बच्चों देखा जाए तो अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला जो है। मूर्तियां भी क्या है? मूर्तियां भी एक तरीके से जो है चित्र वाला, बेटा देखिए चित्र वाला जो है वो अलग से कंपाइलेशन कराना होगा, या शायद सिस्टम होता है कुछ, सिस्टम होता है। एक सेकेंड, आई फील नो। अच्छा हाँ, यहीं पे तो है। वन सेकेंड, दिस इज द, एक सेकंड, अगर चित्र देखना है बेटा ना तो मुझे रुकिए, टेक्निकल स्टाफ से वो करना होगा। एक सेकंड रुक जाइए। बच्चे थोड़ी देर के रुक कर
चलिए बच्चों, जो है हमेशा संस्थान आप लोगों के लिए समर्पित है कि बच्चों की जो वैल्यूएबल डिमांड है, जो सही में आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं क्लैरिटी से रिलेटेड, तो अभी आप लोगों ने कहा कि कुछ चीजें जो है दिखा दिया जाए, तो आपको इसी मांग को सर आंखों पे रखते हुए चलिए बेटा वो व्यवस्था हो गया है। अभी जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा मैं खोल करके दिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है, मूर्ति कला है। मूर्ति कला में क्या है, मूर्ति कला में पहला जो है प्रस्तर मूर्ति है। प्रस्तर मूर्ति का मतलब बेटा क्या होता है, पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। दूसरी जो है धातु मूर्ति है। प्रस्तर मूर्ति है, दूसरा जो है धातु मूर्ति है। धातु मतलब किसी धातु का बना हुआ, तो लोहा तो आप लोग को पता है भाई, लोहा जो है 1000 बीसी में आया हुआ था। अगला जो है मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी से बना हुआ मूर्ति जो है। बचपन में कभी बेटा मिट्टी का गुड्डा गुड्डी बनाए हुए हैं? आप लोग वो जनरेशन तो नहीं हमको लग रहा है कि हैं। बचपन में क्या होता था, बचपन में गांव में मिट्टी है, मिट्टी में पानी उनी डाल करके अपने मन का कोई एक मूर्ति टाइप में गुड़िया बना देना, या वो क्या गुड़िया गुड़िया का शादी होता था भाई ना, गुड्डा और गुड्डी, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे क्या है, ये मूर्ति कला के उदाहरण है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है मनके प्लस मुहरे हैं। एंड देन आफ्टर जो है मृदभांड कला है, ठीक है। तो प्रश्न कर लीजिए, एक दो प्रश्न लिखिए, एक आध प्रश्न लिखिए। चलिए, अच्छा आप लोग बनाए हुए ना, यहाँ कमेंट थोड़ा सा ऊपर है तो मैं कमेंट की तरफ देख नहीं पा रहा हूं। तो एक आध प्रश्न लिखिए बेटा, तो यहां से कैसा प्रश्न पूछ सकता है, तो लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला पर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला पर एक लघु निबंध लिखें। एक लघु निबंध लिखे। हाँ बेटा, एकदम बचपन में हम लोग किए हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग का बचपन अलग था जो है। तो जब तक गांव में आदमी था, गांव में किया है, बिल्कुल सबका बचपन एक जैसा ही होता है। लिखिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला पर एक लघु निबंध लिखें। स्थापत्य कला के विविध रूपों पर, स्थापत्य कला के विविध रूपों पर एक लघु निबंध लिखें। राइट अ शॉर्ट एसे ऑफ द डिफरेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता की, अगला प्रश्न है बेटा, मैंने कहा था ना कि आर्ट एंड कल्चर प्री और मीन्स दोनों का मुद्दा है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के विविध आकर्षक पहलू, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के विविध आकर्षक पहलू। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के विविध आकर्षक पहलू वर्तमान भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के प्रेरणा स्रोत हैं। वर्तमान भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के प्रेरणा स्रोत हैं।
युक्ति युक्त उदाहरण के साथ या प्रासंगिक उदाहरण के साथ चर्चा करें। एक और प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी के मूर्ति के आकर्षक पहलू पर आकर्षक पक्षों पर चर्चा करते हुए आकर्षक पक्षों पर चर्चा करते हुए इसकी निर्माण तकनीकी को इसकी निर्माण तकनीकी को इसकी निर्माण तकनीकी योजना को इसकी निर्माण तकनीकी योजना पर कर लीजिए, योजना पर सविस्तार सविस्तार प्रकाश डालें, सविस्तार प्रकाश डालें। और भी प्रश्न बनते हैं, चलिए ये 3-4 प्रश्न काफी है। आते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला मुद्दा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है उस पे चर्चा करना है। अब इसके मुख्य आकर्षक पहलू क्या है भाई? तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, आई फील बच्चों ये आप लोग को पिक दिख रहा होगा, ये वाला या ये वाला दिख रहा होगा। ये क्या है? ये सप्त सैंधव प्रदेश में था भाई। तो सप्त सैंधव प्रदेश में क्या है? ये उसका रीजन है। और ये खुदाई में देखिए इस तरीके से खुदाई होता है, तो खुदाई में प्राप्त जो है ये स्थल है। अभी जो मैं आप लोगों से कह रहा था ना, ये महान स्नानागार है, तो ये उसका जो है महान स्नानागार देख सकते हैं। आइए जो है इसकी नगर योजना पे चर्चा किया जाए, या कुछ लिखते चलिए, जो है इससे आपका अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। और मैं फिर समझा देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, ये हेडिंग दे दीजिए और लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भागों में विभक्त थे। ठीक है बेटा, लिखिए, मैं करवा देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भागों में विभक्त थे, ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त थे, ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी, अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल। अगला पॉइंट लिखिए, ऊपरी गढ़ी
चारों तरफ ऊंची चारदीवारी से घिरा था। ऊपरी गढ़ी चारों तरफ ऊंची चारदीवारी से घिरा था, जो कि मुख्यतः इनके इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण को दिखाता है, जो कि मुख्यतः इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऊपरी ऊपरी गढ़ी ऊपरी गढ़ी किसी भी आधुनिक शहर की तरह ऊपरी गढ़ी किसी भी आधुनिक शहर की तरह ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। किसी भी आधुनिक शहर की तरह ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। फुल स्टॉप। संपूर्ण नगर में बड़े बड़े सड़कों का निर्माण संपूर्ण नगर में बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हुआ था। बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हुआ था तथा ये एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते थे। समकोण पर ब्रैकेट में 90 डिग्री, जो चौराहा कहते हैं आप ना, अभी मैं समझा देता हूं, लिख लीजिए। ये एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते थे। सड़क के दोनों किनारे, अगला पॉइंट में कीजिएगा, सड़क के दोनों किनारे उत्तम जल निकासी का प्रबंध था। उत्तम जल निकासी का प्रबंध था, जो कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में, उमा लिख लीजिए बेटा, मैं अभी समझा रहा हूं, जो कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में प्रथम उदाहरण, संपूर्ण विश्व के इतिहास में कुशल जल निकासी का प्रथम उदाहरण था। जो कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में कुशल जल निकासी का प्रथम उदाहरण था। नेक्स्ट बच्चों लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। सड़कों के किनारे प्रकाश का उत्तम प्रबंध था। सड़कों के किनारे प्रकाश का उत्तम प्रबंध था तथा प्रकाश स्तंभों तथा जगह जगह पर बने प्रकाश स्तंभों में तेल डालकर, ऑयल लैंप उसे कहते हैं, जो मसाल होता है ना, जगह जगह पर बने प्रकाश स्तंभों में तेल डालकर
प्रकाशित किया जाता था। प्रकाश स्तंभों में तेल डालकर प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखिए, नगर के बाहर, नगर के बाहर जल संरक्षण, ब्रैकेट में वाटर रिजर्वायर, हिंदी में ही वाटर रिजर्वायर कर लीजिएगा। नगर के बाहर जल संरक्षण, वाटर रिजर्वायर। जल संरक्षण बेटा क्या है? आज जो एमजी नरेगा में तालाब खोदे जाते हैं कि वर्षा का पानी वहां पे संचित हो जाए, ये वही व्यवस्था थी। नगर के बाहर जल संरक्षण के भी, जल संरक्षण के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, के उदाहरण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इस नगर योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह था कि, इस नगर योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह था कि मुख्य भवनों के प्रवेश द्वार, मुख्य भवनों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क मार्ग पर न होकर, मुख्य सड़क मार्ग पर न होकर गौड़ मार्ग, गौड़ मार्ग ब्रैकेट में गली में खुलते थे, गौड़ मार्ग ब्रैकेट में गली में खुलते थे। शायद इसका तात्पर्य नगर निवासियों के, शायद इसका तात्पर्य नगर निवासियों के किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में, शायद इसका तात्पर्य नगर निवासियों के किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा का दृष्टिकोण रहा होगा, सुरक्षा का दृष्टिकोण रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब कहानी को थोड़ा समझा देता हूं। असल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे थे? ये नगर कुछ इस तरीके से थे। एक ऊपरी गढ़ी था, दूसरा जो है निचली गढ़ी था। जो ऊपरी गढ़ी है, ऊपरी गढ़ी है, ये क्या था भाई? ये ऊंची चार दीवारी से घिरा था, ऊंची चार दीवारी से घिरा था। अब यहां पे क्या था? यहां पे सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर काटती थी, एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर काटती थी। अब ये ग्रिड पैटर्न क्या है भाई? एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब ये चौराहा वाला जो है कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। क्यों ये ऐसा 90 डिग्री पे काट रही है? क्योंकि ये सफाई का, हवा किसी एक दिशा में चलती है। आज का स्मार्ट सिटी मिशन भाई कैसे प्रेरित है? ये सफाई का दृष्टिकोण था। नहीं बेटा, निचली गढ़ी में ग्रिड पैटर्न नहीं था। अगला मुद्दा क्या है भाई? तो अगला मुद्दा है कि सड़कों के दोनों किनारे क्या थे? सड़कों के दोनों किनारे नालियां बनी हुई थी, जिससे
जल निकासी होता था। सड़कों के दोनों किनारे क्या थे? प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। ये इनका अद्भुत पहलू है। भवन जो होते थे सड़कों के दोनों तरफ घर होते थे, परंतु क्या है, घरों का प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग पे न खुलकर पीछे जो गली होती थी उस तरफ खुलता था। आज भी घरों में देखते हैं कि अमूमन 2 दरवाजे रखे जाते हैं। ये इनके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। बेटा आप ही को भेज दिया जाता ना, जाकर के उसमें देखते कौन सा तेल यूज हो रहा था। 5,000 साल बीत गया। 5,000 साल बीत गया तो खुदाई में ऑयल लैंप मिला है, उसका तेल अभी 5,000 साल में बचा नहीं है कि कौन सा तेल जो है। ठीक है, आइए भाई जो है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, ये इसकी नगर योजना है। वर्तमान के जो स्मार्ट सिटी हैं जैसे चंडीगढ़ है, नोएडा है, गुड़गांव है, जमशेदपुर है, वो भी इसी योजना पे बन रहे हैं। ठीक है, वो भी इसी योजना पर बन रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा जो है प्रकाश स्तंभ में एक मसाल की तरह लगा होता था, तेल के बाद जो है उसे लिटर्ड किया जाता था, उसे एक मसाल के रूप में ही समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना हो गया। अगला पहलू क्या है? अगला पहलू महान स्नानागार है। महान स्नानागार का उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिलता है। बृहद अन्नागार जो है, तो अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में भी है, हड़प्पा में भी है, और लोथल में भी है। इस अन्नागार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य खाद्य सुरक्षा था तथा सामान्य, अगर अकाल है तो खाद्य सुरक्षा, सामान्य वर्ष में अनाजों का व्यापार करते थे। चलिए तो लिखिए महान स्नानागार, हेडिंग दीजिए महान स्नानागार। महान स्नानागार लिखिए। देखिए महान स्नानागार का उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। महान स्नानागार का उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है, और ये महान स्नानागार का उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है, और ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, और ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, जिसमें प्लास्टर के रूप में, जिसमें प्लास्टर के रूप में खड़िया और सुर्खी, प्लास्टर के रूप में खड़िया और सुर्खी का प्रयोग हुआ था। खड़िया और सुर्खी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट लिखिए, इस महान स्नानागार में, इस महान स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में छोटे छोटे कक्ष थे।
छोटे छोटे कक्ष थे और इन कक्ष का, कक्ष मतलब कमरा थे, और इन कक्ष का प्रयोजन, इन कक्ष का प्रयोजन विशेष अवसरों पर धार्मिक रूप से होता था, विशेष अवसरों पर धार्मिक रूप से होता था, तथा तथा सामान्य दिवसों पर, तथा सामान्य दिवसों पर ये गर्म पानी के, सामान्य दिवसों पर ये गर्म पानी के हम्माम के रूप में, सामान्य दिवसों पर ये गर्म पानी के हम्माम के रूप में प्रयोग किए जाते थे, हम्माम के रूप में प्रयोग किए जाते थे। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, महान अन्नागार। हेडिंग दे दीजिए महान अन्नागार। इसके साक्ष्य, इसके साक्ष्य हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिलते हैं, और लोथल से मिलते हैं। फुल स्टॉप। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि इस अन्नागार का, इस अन्नागार का सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्यों से, सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्यों से प्रयोग होता था, प्रयोग होता था। लाइन चेंज कीजिए। आकाल, आकाल की स्थिति में, आकाल की स्थिति में ये, यह अनाज खाद्य सुरक्षा के रूप में, अकाल की स्थिति में यह अनाज खाद्य सुरक्षा के रूप में तथा सामान्य वर्ष में, तथा सामान्य वर्ष में इन अनाजों का व्यापारिक, इन अनाजों का व्यापारिक क्रय विक्रय किया जाता था, व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाता था। चलिए भाई अगला लिखिए। हेडिंग दे दीजिए लोक जीवन के सामान्य भवन, लोक जीवन के सामान्य भवन। पहला पॉइंट लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिनका, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिनके भवन पकी ईंटों से निर्मित हैं, जिनके भवन पकी ईंटों से निर्मित थे, तथा भवन पकी ईंटों से निर्मित थे, तथा भवन
सामान्यतः सामान्यतः एक मंजिला होते थे, तथा भवन सामान्यतः एक मंजिला होते थे। हालांकि कुछ भवन हालांकि कुछ भवन दो मंजिला भी थे। हालांकि कुछ भवन दो मंजिला भी। नेक्स्ट कीजिए। भवनों का मुख्य इन भवन लिखिए, इन भवनों की योजना का इन भवनों की निर्माण योजना कर लीजिए। इन भवनों की निर्माण योजना का एक आकर्षक पहलू यह था कि इन भवनों की निर्माण योजना का एक आकर्षक पहलू यह था कि इनके मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य राजमार्ग पर न खुलकर इनके मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य राजमार्ग पर न खुलकर पीछे के गौण मार्ग पर खुलते थे। पीछे के गौण मार्ग पर खुलते थे। चलिए बच्चों, अब कहां पे आते हैं? अब हम लोग जो है मूर्ति कला पर आते हैं। ये बच्चों देखिए जो है महान स्नानागार का बहुत एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा होगा, बट समथिंग दिस वन इज द, हाँ इसमें दिखेगा। ये जो है महान स्नानागार का उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है। महान स्नानागार का उदाहरण यहां पे, अच्छा ये क्लियर तो हो रहा है। ये देखिए, अरे भाई जरा महसूस कीजिए ना कि उस जमाने में आज से 5,000 साल पहले आए थे वो सब व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी सिखाने के लिए ना, गोरे लोगों का भार सिद्धांत सिखाने के लिए आए हुए थे अंग्रेज जो है। बेटा यूनान की सभ्यता सभ्य बनाने के लिए ही आए थे ना। कहते थे आप भारतीय जो है जाहिल और गवार लोग थे। जब बेटा वो पैदा नहीं हुए थे ना, जब यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी, अब हमारे यहां पे लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। और स्विमिंग पूल में बाकायदे ये देख रहे हैं पूरब और पश्चिम दिशा में क्या है, पूरब और पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बना हुआ है, सीढ़ियां बना हुआ है। इधर देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो है कंपार्टमेंट जो दिख रहा है, ये कमरे थे भाई। खुदाई में वो हो गए, नष्ट हो गए हैं। ये कमरे थे। जब कोई इनका धार्मिक उत्सव होता था तो धार्मिक रूप से उसका प्रयोग होता था। और सामान्य समय में क्या होता था? सामान्य समय में भाई उस जमाने में गर्म पानी से नहाते थे। अब तो भाई बिजली गांव में भी हो गई ना। पहले के जमाने में बेटा बल्टी और लोटा लेकर के घर के बाहर जो चापाकल, भी तो जो हैंडपंप होता है वो बहुत बाद में आया। उसके पहले गांव में कुआं होता था। इसी ठंडी में जाके कुआं पे रस्सी से बाल्टी को बांध करके खींचते थे और उससे नहाते थे। तब 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब बातें जो है 30 साल पहले की कह रहा हूं। अपने बचपन में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। हैंडपंप सबके घर में थोड़ी होता था भाई, या आज भी सब गांव में कहां सबके दरवाजे पे हैंडपंप है। आज से 5,000 साल पहले हमारे सभ्यता के लोग जो हैं गर्म पानी के हम्माम होते थे। गर्म पानी के हम्माम होते थे। इसे बेटा कहते हैं ना कि जो सभ्यता और संस्कृति है वो अनपैरेलल है। अनपैरेलल मतलब कोई भी
आसपास नहीं था। ये देखिए अपर सिटाडेल है बेटा। अपर सिटाडेल में आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो है ऐसे चार दीवारी बना हुआ है। तो ये नगर योजना है। ये सड़क दिख रहा होगा एकदम कैसे एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पे विभाजित कर रही हैं। अरे स्विमिंग पूल कैसे नहीं हो सकता है? अंकित जी भाई बताइए थोड़ा सा आपका विज्ञान विज्ञान समझा जाए जो है। आइए बच्चों अब कहां पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग जो है मूर्ति कला पे आते हैं। और मूर्ति कला में जो है सबसे प्रमुख जो इनकी मूर्ति है वो कौन सी है? सबसे प्रमुख जो मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। मोहनजोदाड़ो से जो है डांसिंग गर्ल की जो ये फिगरिन है। कला का एक नायाब नमूना है। जो दिख रहा है वही दिखिए। जूम करके मतलब अभी तक तो सर पिक दिखा दीजिए। अब पिक दिखा रहे हैं तो उसको जूम करके दिखाइए। अगर जूम करके दिखाएं तो कुछ कहेंगे सर मोहनजोदड़ो से मंगवा ही लिए रहते जो है। मूर्ति मंगवा करके एकदम सामने से दिखाते तो और मतलब वो चल रहा है क्या? जो दिख रहा है वही देखिए ठीक है। आइए जो है मत देखिए। आइए जो है वी आर कमिंग टू द स्कल्पचरल आर्ट एंड इन दैट स्कल्पचरल आर्ट मूर्ति कला है। मूर्ति कला में सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला जो है धातु मूर्ति है। धातु मूर्ति में जो है कौन सी है? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। कांसे की बनी जो नर्तकी की मूर्ति है जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है। इस नर्तकी की मूर्ति कांसा कैसे बनता था? कांसा जो है तांबा में टीन मिलाया जाता था और टीन मिला करके कांसा बनता था बेटा। अब ये नर्तकी की जो मूर्ति है कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता था। प्रस्तुत करता है। किस तकनीक से बना हुआ है? वो तकनीक जो बेटा है इसे लुप्त मोम विधि कहते हैं। लुप्त मोम विधि कहते हैं। लुप्त मोम विधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है कहा जाएगा। लॉस्ट वैक्स जो है टेक्निक कहा जाएगा। अब यही इनकी कला थी। जो अद्भुत कला था वो यही था। अब यहां पे देख रहे होंगे कि कहीं से भाई देख करके आपको लग रहा है कि ये 5,000 साल पुरानी मूर्ति है। कहीं से भी ये देख करके अंदाजा कोई लगा सकता है कि दीज आर द 5,000 ओल्ड फिगरिन्स। अब ये जो बेटा मूर्ति है इस मूर्ति पे क्या है? इस मूर्ति के ऊपर ऐसा कैसे बनता था? पहले खूब बड़े पैमाने पर मोम, वैक्स मतलब मोम होता है, कैंडल जलाते हैं ना, कैंडल मोम का बनता है।
खूब बड़े पैमाने पर मोम को इकट्ठा किया जाता था। इस मोम के ऊपर गांव में नीम का दातुन किए हैं? किए क्या है? गांव से होंगे तो किए ही होंगे, गारंटी है। नीम के दातून का अपना एक कूची, दांत से कूच करके कूची बनाते हैं ना, ब्रश बनाते हैं, वैसे एक पॉइंटेड ये बनाते थे। पॉइंटेड क्या होता था? नुकीला जो है ब्रश बनाते थे। अब उस मोम पर क्या करते थे? उस मोम पर यह मूर्ति पहले बनाई गई। उस जो ज्यादा, मान लीजिए मेरे इतना बड़ा मोम है, मोम को इकट्ठा कर दिया गया, इकट्ठा करके उस पे जो है नुकीले ब्रश से जो है आकृति, जैसे आप कागज पे बनाते हैं वैसे मोम पे बनाया गया। बस लुप्त मोम विधि समझ लीजिए कि व्हाट इज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मोम पे आकृति बनाने के बाद क्या करते थे? उसके ऊपर जो है गीली मिट्टी का लेप करते थे। गीली मिट्टी जो है उसका लेप करते थे। पहले चरण में बेटा क्या है? मोम पर किसी नुकीले ब्रश से आकृति बनता था। दूसरे चरण में क्या है? दूसरे चरण पे उस पर गीली मिट्टी से लेप करते थे, जिससे जो मोम पे आकृति है अब उस गीले मिट्टी पे वो आकृति आ गया। तीसरे चरण में उस गीले मिट्टी को सुखाते थे। सुखाने के बाद भट्ठी में, जिसमें कुल्हड़ वाला चाय पीते हैं ना, तो भट्ठी में उसको डाल करके उसको पकाते थे। अरे गीली मिट्टी का ही मटका बनता है बेटा, कप बनता है, ग्लास बनता है। उसको सुखाते थे, सुखाने के बाद फिर उसे आग में तपाते थे, भट्ठी में जो है तपाते थे। भट्ठी में तपाने के दौरान ही क्या होता था? मोम जो है गर्म आग के उससे पिघल जाता था। अगर मान लीजिए स्टील का कोई डब्बा है, इस स्टील के डब्बे में घी है, जाड़ा में घी एकदम जम गया रहता है, आप स्टील के डब्बे को गर्म कीजिए, अंदर का घी देखिए पिघल गया रहेगा। तो मोम पिघल गया है, अब क्या करते थे? कहीं से एक छेद बना करके, कहीं पे एक होल करके उस मोम को निकाल लेते थे। और जहां पे छेद करके मोम को निकाले हैं, उसी भट्टी में तांबा और टिन मिला करके कांसा, पिघला हुआ कांसा है, उसी होल में उस कांसे, पिघला हुआ जो कांसा है उसे उसी होल में डालते थे। कान खोल के सुनिएगा बेटा। मोम पे जो आकृति बना था वो किस पे आ गया? वो गीली मिट्टी पे आ गया। गीली मिट्टी अब पक गया, पक गया तो मोम को निकाल लिए, उसी होल में जो है कांसा का पिघला हुआ कांसा डाल दिए। अब पका मिट्टी तो पक गया है, पके हुए मिट्टी पे क्या है? आकृति बन गया है। जो आकृति बन गया वही आकृति अब पिघला हुआ जो कांसा है उस पे आ गया। पिघले हुए कांसे पे वही आकृति आ गया। अंतिम चरण में क्या करते थे भाई? अंतिम चरण में जो पका हुआ मिट्टी है उसके अंदर जो पिघला हुआ कांसा है, अब डंडा से मार करके उस मिट्टी को तोड़ देते थे। कुल्हड़ वाला जो कप पीते हैं चाय, उसे पटकेंगे तो टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? जो पकी हुई मिट्टी का लेप है उसे डंडे से मार करके तोड़ के हटा दिए, अंदर से क्या निकला? अंदर से धातु की बनी हुई मूर्ति निकली। पॉलिश टेक्निक है बेटा। अब उस पे क्या है? उस पे घिस घिस के उसे पॉलिश करना, उसे चमकदार बनाया जाता था। ये बेटा क्या है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया?
कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति की तकनीक लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखिए, मूर्ति कला का हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग दे दीजिए मूर्ति कला। पहला पॉइंट लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता के, पहला पॉइंट लिखिए बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के मूर्ति कला का सबसे आकर्षक पहलू। सिंधु घाटी सभ्यता के मूर्ति कला का सबसे आकर्षक पहलू कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है, जिसे लुप्त मोम विधि से, जिसे लुप्त मोम विधि से बनाया गया था, जिसे लुप्त मोम विधि से बनाया गया था। अगला लिखिए मूर्ति कला का एक दूसरा उदाहरण, मूर्ति कला का एक दूसरा उदाहरण पत्थर से बनी, पत्थर से बनी ध्यान मग्न योगी की मूर्ति है। पत्थर से बनी ध्यान मग्न योगी की मूर्ति है। इसके अलावा, इसके अलावा मातृदेवी की मूर्ति, इसके अलावा मातृदेवी की मूर्ति और वृषभ मतलब बैल होता है, और वृषभ की मूर्ति, और वृषभ की मूर्ति भी विशेष महत्व रखती है। वृषभ की मूर्ति भी कलात्मक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है। अगला बच्चों पॉइंट लिखिए मृण मूर्ति। मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी से बनी मूर्ति, अर्थात मिट्टी से बनी मूर्ति सामान्य लोगों के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि खुदाई में, जो कि खुदाई में बड़ी मात्रा में मिली हैं, जो कि खुदाई में बड़ी मात्रा में मिली हैं। अगला बेटा हेडिंग दे दीजिए मनके और मुहरें। अगला जो हेडिंग है मनके और मुहरें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके स्टेटाइट के बने हुए मिलते हैं। स्टेटाइट के ब्रैकेट में कर लीजिए मृदु पत्थर, मृदु पत्थर तथा तथा 2000 से ज्यादा, तथा 2000 से ज्यादा मुहरें मिली हैं, मुहरें मिली हैं। फुल स्टॉप। 2000 से ज्यादा मुहरें मिली हैं, फुल स्टॉप। इन मुहरों का निर्माण, इन मुहरों का निर्माण स्टेटाइट और टेराकोटा दोनों से किया गया था। स्टेटाइट और टेराकोटा दोनों से किया गया था।
अंतिम हेडिंग दे दीजिए बेटा, अलंकरण सामग्री। अंतिम हेडिंग देना है अलंकरण सामग्री। सिंधु घाटी सभ्यता में श्रृंगार, सिंधु घाटी सभ्यता में श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित विविध अलंकरण सामग्रियां मिली हैं। श्रृंगार से संबंधित विविध अलंकरण सामग्रियां मिली हैं, जिनमें चूड़ियां, जिनमें चूड़ियां, कॉमा लिपस्टिक, जिनमें चूड़ियां कॉमा लिपस्टिक और हाथी दांत के बने सामान प्रमुख हैं। और हाथी दांत के बने सामान प्रमुख हैं। नेक्स्ट लिखिए, चनहुदड़ों से, चनहुदड़ों से कई सारे कारखाने मिले हैं। चनहुदड़ों से कई सारे कारखाने मिले हैं और इस रूप में, और इस रूप में इन्हें इस सभ्यता की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इन्हें इस सभ्यता की आर्थिक राजधानी भी, या चनहुदड़ों को इस सभ्यता की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए बेटा, अब हम लोग कहां पे आते हैं, मौर्यकालीन कला पर आते हैं। मौर्यकालीन कला पर आते हैं। मौर्यन आर्ट पर आते हैं। हाँ बेटा, ये सब सामग्रियां, जो अलंकरण सामग्री है, कांसे का बना हुआ, जो उसे क्या कहते हैं, वैनिटी बॉक्स कहते हैं औरतों का ना, वैनिटी बॉक्स हुआ, या मिट्टी के बर्तन में ही रखा हुआ मिला है, या जो कारखाना है, अभी मैं कहा चनहुदड़ों की खुदाई में कारखाना है, वहां कारखानों पर मिले हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है खुदाई में ये सारी सामग्रियां मिली हुई है। आइए बच्चों, अब कहां पे बढ़ते हैं हम लोग, मौर्यकालीन कला पे आते हैं। मौर्यकालीन कला के दो रूप हैं। मौर्यकालीन कला के दो रूप हैं। राजकीय कला और, राजकीय कला और लोक कला, रॉयल आर्ट एंड फोक आर्ट। रॉयल आर्ट क्या है भाई, तो राजकीय कला में तीन आते हैं। पहला जो बच्चों है, पाटलिपुत्र का नगर विन्यास है। पाटलिपुत्र की नगर योजना जो है। अगला जो है, आप लोग ना प्रश्न से ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, जो कॉमन क्यूरियोसिटी होती है
सामान्य जो उसे क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सामान्य उत्सुकता समथिंग कहेंगे। एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर बेटा देखिए ना, और बार बार उसे देखिए। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, नहीं ये कौन सा प्रश्न है ये? मैं कह रहा हूं बेटा ना कि एकदम जैसे अर्जुन भगवान से पूछा गया ना कि आपको क्या दिख रहा है। साधक बनिए बेटा, अभिमन्यु की तरह भी बनेंगे, ये एग्जाम नहीं निकलेगा। अभिमन्यु की तरह भी अगर योद्धा बनेंगे तो यूपीएससी भी अपना एक चक्रव्यूह बनाती है, उस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाएंगे। 10,000 में बेटा कोई एक निकालता है। जिस परीक्षा में आप हैं 10,000 में कोई एक निकालता है। अर्जुन की तरह जब भगवान अर्जुन से पूछा गया भाई ने कि मछली की आंख में निशाना लगाना था, और शिष्यों से पूछा गया कि भाई क्या दिख रहा है, तो कहते हैं दरबार दिख रहा है, दरबारी गण दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, पानी में मछली दिख रही है। कि गुरु को समझ में आ गया जब इसको सब दिख रहा है तो निशाना तो नहीं मार पाएगा। सारे शिष्यों के बाद जब भगवान अर्जुन की बारी आती है, उनसे पूछते हैं क्या दिख रहा है, तो कहते हैं कि गुरुवर बस मुझे मछली की आंख दिख रही है, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बेटा साधक बनिए, साधक बनिए मतलब ना एकदम लक्ष्य हो कि आईएएस कैसे निकलेगा, क्या पूछा जाता है, ट्रेंड क्या प्रश्नों का है, ट्रेंड क्या बदल रहा है। आईएएस बन जाइए, उसके बाद ये सब जो कॉमन क्यूरियोसिटी है, वो कॉमन क्यूरियोसिटी जो है लेते रहिएगा। आंखों से नहीं दिखेगा तो ये जो दिखा रहा हूं वो सब आंखों से, ये क्या नैनो टेक्नोलॉजी था क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी में आंखों से नहीं देख सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं बेटा, एकदम जो मूर्ति है ना वो जितना बड़ा दिख रहा है उससे वास्तविकता में उससे बड़ी है। बर्तन है वो आज से भी बड़े बड़े बर्तन हैं। आंखों से देख सकते हैं बेटा, जो है एकदम बिल्कुल जो है वो दिखेगा। आइए जो है, तो पाटलिपुत्र का नगर विन्यास है, दूसरा जो है स्तूप कला है, और तीसरा जो है स्तंभ कला है। लोक कला में यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां हैं। स्तंभ कला और मूर्ति कला एक ही में कर दीजिए। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पहले मुद्दे पर। पाटलिपुत्र का नगर विन्यास जो है पाटलिपुत्र का नगर विन्यास। अब बेटा एक शब्द बोल रहा हूं, इसे किसी पिक्चर का डायलॉग मत समझिएगा। ये वास्तविकता था या अभी 5-10 मिनट में सिद्ध कर देता हूं कि वास्तविकता ही है। एक कहावत प्रचलित थी, मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मृदभांड कला में BRW था,
ब्लैक एंड रेड वेयर था, काले और लाल मृदभांड, कल हमने बता दिया था। भाई कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि ये एक कहावत ही हो गया कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। वो कौन सा पिक्चर ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। कितना 7 मुल्कों की पुलिस खोज रही थी डॉन को, 7 मुल्कों की ही। आइए बेटा सिद्ध कर देता हूं। मौर्य वंश के सम्राट थे, कोई एरू गैरू तो थे नहीं। अरे भाई मौर्य थे, मौर्यों की साम्राज्य सीमा शायद आप लोगों के बैच में मैं बताया था कि मौर्यों की जो साम्राज्य सीमा थी, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, जो पैमाना उन्होंने स्थापित किया, न तो उसके पहले कोई उस साम्राज्य सीमा पे पहुंच पाया था, न तो उसके बाद। मैंने कहा भी था एक बार कि मुगलों की भी साम्राज्य सीमा उतनी बड़ी नहीं थी। ये सब हम लोग चर्चा कर। औरंगजेब भाई सबसे बड़ी सीमा जो है मौर्यों के बाद औरंगजेब की आती है। औरंगजेब के साम्राज्य में 1686 में बीजापुर जीते थे, 1687 में गोलकुंडा जीते थे। बीजापुर मतलब कर्नाटक, गोलकुंडा मतलब आंध्र प्रदेश। सम्राट अशोक भी जो रहते हैं उनका मास्की अभिलेख मिलता है, मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। एर्रागुड्डी अभिलेख जो है आंध्र प्रदेश में है, मतलब सम्राट अशोक में भी ये है। औरंगजेब के समय में बेटा आप नोट्स पलट के देखिएगा, शाहजहां के समय में कांधार मैंने लिखवाया है। शाहजहां के समय में कांधार 1646 में और 1647 में मुगलों से अलग हुआ। फिर उसके बाद आज तक कांधार जो है, मतलब अफगानिस्तान, आज तक भारत का हिस्सा नहीं बना। औरंगजेब के पास ये था, लेकिन कांधार उनके में नहीं था। सम्राट अशोक में ये भी है, काबुल कांधार भी है। मुगलों के पास नेपाल को वो नहीं जीत पाए थे। मौर्य साम्राज्य में आज का नेपाल भी था। इस तरीके से मौर्यों की सीमा बड़ी थी। अब बेटा एक बार प्रयास किसने किया था? एक बार प्रयास सेलुकस निकेटर ने किया था। तो एक बार प्रयास सेलुकस निकेटर ने किया, अंजाम क्या हुआ आपको पता है? मौर्य सम्राट कहां पे रहेगा भाई? मौर्य सम्राट जो है राजधानी में रहेगा, पाटलिपुत्र में रहेगा ना। मौर्यों को बेटा उनके सीमा का कोई जो है कोई क्षेत्र जीत ले, यही अगर हुआ रहता तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि मौर्यों का बाल बांका भी किसी ने किया था। अगर सेलुकस निकेटर जीत गया रहता तो स्वर्ण अक्षरों मौर्यों को उनकी सीमा में कोई हरा दे, राजधानी तो भूल जाइए। सेलुकस निकेटर प्रयास करते हैं, अपनी बेटी का भी विवाह करते हैं, 4 प्रांत देते हैं। 4 प्रांत कौन सा है? अराकोसिया है, प्रोकनिस्डाई है, जेड्रोसिया है, हेरात है। आइए भाई अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पाटलिपुत्र का नगर विन्यास देखते हैं। तो पाटलिपुत्र जो शहर है, पाटलिपुत्र शहर कहां पे था? पाटलिपुत्र शहर गंगा और सोन नदी के संगम पे था। गंगा और सोन नदी के संगम पर था। पूरा का पूरा शहर क्या था? पूरा का पूरा शहर ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। शहर के चारों तरफ क्या रहता है? शहर के चारों तरफ जो है 700 फीट गहरी खाई रहती है। ये क्या है बेटा?
700 फीट जो है खाई रहता है। इस खाई में कौन रहता था? इस खाई में मगरमच्छ रहते थे। अब ये लोग बाहर आते जाते कैसे थे? तो लकड़ी के पुल बने थे। क्या है? लकड़ी के पुल बने हुए थे। उस पुल के ऊपर से ये लोग बाहर जाते थे। 700 फीट का जो है खाई है, पानी में मगरमच्छ छोड़े गए थे। कितने भाई वो रहते हैं? तो 570 बुर्ज रहते हैं। 570 जो है बुर्ज रहते हैं। बुर्ज मतलब क्या होता है? जहां से निगरानी रखा जाता है। जैसे मुगलों के या मध्यकाल में मीनार देखेंगे, मीनार ऊंची ऊंची बनती थी। उस मीनार के ऊपर एक सैनिक होता था और वो दूर से देखता था कोई आक्रमणकारी रहेगा। और पहले के जमाने में भाई उपग्रह थोड़ी थे कि सैटेलाइट में देख रहे हैं। हाँ, लाल किला बेटा, या कहीं भी जाएंगे ना, भारत के किसी भी किला में जाएंगे तो किले के चारों तरफ खाई बनता ही बनता था, बनाया ही जाता था। क्यों बनाया जाता था? कि अगर आक्रमणकारी आ जाए तो खाई है ना, पानी में से कैसे किले में घुसेगा। 570 बुर्ज हैं भाई, और कितने प्रवेश द्वार रहते हैं? तो कुल जो है 64 प्रवेश द्वार रहते हैं। 64 प्रवेश द्वार रहते हैं। अब बेटा मैंने आपसे कहा ना कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनकी सीमा को अगर कोई जीत ले जाए, अगर सीमा को जीत ले गया कोई, तो वही लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मान लीजिए भाई सीमा को जीतते हुए कहां तक आ गया? पाटलिपुत्र तक आ गया। मगध साम्राज्य का उदय आपने किया था। पाटलिपुत्र क्या था? भौगोलिक कारण गंगा और सोन नदी के संगम पे था। सेना नदी को कैसे पार करेगी भाई? जैसे ही आक्रमण होता था, मौर्यों के सैनिक जो तीरंदाज होते थे, उनके तीर में विष लगे होते थे। तीर बेटा लग जाए वो तो बात की बात थी, तीर अगर हल्का सा छूते हुए चल गया, अगर रक्त का एक बूंद भी उस तीर में लग गया तो ऐसा जहर होता था। तो होता ना, 10 तीर लगा लेकिन फिर भी तन के खड़े हैं, लड़ रहे हैं। इनके तीर में विष लगे होते थे, अगर वो रक्त को छूते हुए भी निकल गया तो मरना तय था। अब मान लीजिए भाई कोई दुश्मन देश का व्यक्ति जो है वो उनकी सीमा को जीतता हुआ पाटलिपुत्र आ गया, विष लगे तीर से। मान लीजिए वो सुपर हीरो है, हॉलीवुड का सुपर हीरो टाइप में है, वो इस विष के तीरों से बचता हुआ इन नदियों को पार कर ले गया। अब नदियों को पार कर ले गया भाई तो क्या है? नदियों को पार ले गया तो कर ले गया तो खाई है ना। ध्यान से बेटा महसूस कीजिएगा। अभी आप कहेंगे कि हाँ सर एकदम नामुमकिन है, मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल नहीं। अभी देखिए, अभी तो पहला लेयर चल रहा है। अगर किसी तरीके से वो आ गए तो यहां पे क्या है? अब 700 फीट है ना, कैसे खाई को कैसे पार करेंगे? लकड़ी के पुल होते थे, जैसे ही आक्रमण की स्थिति होती लकड़ी के पुल को खींच लेते थे। मतलब अब इसमें से आपको नाव से जाना है, नाव से जाएंगे तो मगरमच्छ ऐसा थोड़ी कहेगा कि आप पधारे, मुझे अच्छा लगा। मगरमच्छ है भाई, लकड़ी का पुल है, खींच लिएगा तो मगरमच्छ क्या करेगा? खा जाएगा। और यहां पे बेटा जो 570 बुर्ज है, जहां पे सैनिक चौबीसों घंटा निगरानी करते थे, पुल खींच लिया गया। आप इसमें से सोचेंगे कि खाई में से पार करें, ऊपर का तीरंदाज जो है तीर की बौछार से, और मैं कहा ना विष लगे हुए तीर थे, कैसे अब शहर में राजधानी में घुसे तो घुसे कैसे?
उन्हें ना आगे पहाड़ और पीछे खाई, नीचे मगरमच्छ, ऊपर जो है बिस लगे तीर की। मान लीजिए सुपर हीरो है, सुपर हीरो टाइप का दुश्मन है, वो बिस लगे हुए तीर से दोबारा बच गया, मगरमच्छों से भी बच गया। अगला सीन क्या है बेटा? अगला सीन है ऊंची चार दीवारी है। इतने ऊंचे दीवार को पार करे तो करे कैसे? वही है भाई ना कि दीवार को आप चढ़ेंगे, मगरमच्छ से बचेंगे, दीवार को चढ़ेंगे तो उनके तीरंदाज वो क्या करेंगे? मान लीजिए उसको भी फान गया, मान लीजिए दीवार भी फान गया जो है। अगला लेयर क्या था बेटा? तो अगला लेयर जो था, उसके बाद राजा नहीं मिलेंगे, उसके बाद 2 किलोमीटर जो है घने जंगल थे। 2 किलोमीटर घने जंगल थे। ऋतिक रोशन की क्रिस मूवी देखे हैं? क्रिस पिक्चर देखे हैं? जो 2 किलोमीटर घने जंगल थे भाई, जंगल में रास्ता ही नहीं समझ में आता, दिशा नहीं समझ में आता, जानबूझ के जंगल बसाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर आक्रमणकारी हैं तो मैदान में तो घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ निकल जाएगा, जंगल में अवरोध रहेगा। और अवरोध के साथ साथ क्या है भाई? अवरोध के साथ साथ दिशा भूल जाएंगे। दिशा भूल जाएंगे। जैसे क्रिस पिक्चर में देखते हैं ना, वो समंदर से अंतिम सीन में जो रहता है ना, समंदर से पार करता हुआ जाता है ऋतिक रोशन, जिस द्वीप पे जाता है वहां पर खूब पेड़ रहते हैं और पेड़ के ऊपर जो है लड़ाकू जनजाति थी। इस घने जंगल में लड़ाकू जनजातियों को बसाया गया था। अब मान लीजिए जंगल का दिशा, वो दिशा सूचक यंत्र तो भारत में मध्यकाल में आया था बेटा ना, उस जमाने में कोई दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था कि दिशा बता दे। अब मान लीजिए वो उससे भी आगे निकल गए, तो इसके बाद फिर कौन था? इसके बाद जो है कॉमन मैन का, आम लोगों का निवास स्थान था। आम लोगों का निवास स्थान। अब बेटा क्या था, उस जमाने में राजा में देवत्व होता था ना। देवत्व मतलब राजा करें देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, मैं देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी हूं। आगे चल करके बलबन कहता है मैं जिल्ले इलाही हूं, मैं इस पृथ्वी पर। राजा में देवता माना जाता था कि ये राजा के रूप में भगवान है। आम जनता का बाहुबली पिक्चर में देखे हैं ना, बाहुबली पिक्चर में जब बाहुबली का, अरे भाई, सेनापति वो बन जाते हैं, राजा भल्लाल देव को बना दिया जाता है। बाहुबली जब शपथ लेते हैं तो देखते हैं हाथी जब वो करते हैं तो पूरा कंपन होने लगता है। आम जनता का राजा के साथ वो एसोसिएशन होता था, वो सेंटिमेंटल जो है एसोसिएशन होता था। आम जनता अपनी जान पे खेल करके राजा की रक्षा करेगी। तो अगला अवरोध जो है आम जनता का है, कॉमन मैन का है। मान लीजिए उसे भी पार कर गए भाई, तो अब क्या है? अगला लेयर जो है वो बाजार है। बाजार भी क्या है भाई? बाजार भी एक अवरोध है। बाजार भीड़ भाड़ का क्षेत्र होता है, दुकान उकान होते हैं, उसमें भी सेना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसको भी बेटा मान लीजिए पार कर ले गए, उसको भी पार कर ले गए, तो फिर क्या है? फिर जो है राजमहल है। राजमहल। अब जाकर के राजा का अपना महल दिखेगा। राजमहल पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि बस अच्छा राजमहल दिख गया अब तो सम्राट पकड़ में आ गया। अगर बेटा राजमहल दिख गया तो जो राजमहल का बाहरी लेयर होता था, बाहरी लेयर में कौन थे? तो बाहरी लेयर में जो है यहां पर हस्तीशाला और अश्वशाला होता था। हस्तीशाला मीन्स की हाथियों को, और अश्वशाला मीन्स की घोड़ों को रखा जाता था।
जैसे ही बेटा ये नदी पार करते थे ना, तभी हाथियों और घोड़ों को भेज दिया जाता था कि जाकर के दुश्मन से योजना थी कि युद्ध करेंगे। अगला अवरोध जानवरों का अवरोध है, उसे भी पार कर गए तो क्या है, अभी और लेयर है, उससे भी पार कर गए तो, उससे भी पार कर गए तो केंद्रीय सभागार है, केंद्रीय सभागार है। केंद्रीय सभागार मतलब एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, और उस हॉल में चारों तरफ दरवाजे हैं। आप किसी भी दरवाजे से गए तो फिर कमरे हैं, कमरे में फिर चार दरवाजे हैं, और इस तरीके से अगले कमरे में जाएंगे तो फिर चार दरवाजे हैं। मतलब वो भूल भुलैया था। भूल भुलैया मीन्स कि 2-4 घंटा घूमे, घूम फिर करके फिर से वहीं आ गए केंद्रीय हॉल में। इस केंद्रीय हॉल के बेटा एक तरफ क्या था, एक तरफ जो है 64 इनके शयन कक्ष थे। सम्राट के 64 जो है शयन कक्ष थे। 64 उनके बेडरूम रहते हैं। 64 बेडरूम में राजा किस कमरा में सोएगा, ये टॉप सीक्रेट होता था। इवन महारानी को भी रात्रि के समय में बताया जाता था कि आज राजा किस शयन कक्ष में है। और इन 64 रूम जो रहते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, ये 64 रूम जो हैं गुप्त दरवाजे से जुड़े थे। गुप्त दरवाजा मतलब जमीन के अंदर जो सुरंग होता है, उस गुप्त दरवाजे से जुड़े थे। और ये सीधे क्या करता था, सीधे नगर के बाहर राजा को निकाल देता था। अब बेटा सम्राट बैठ के इंतजार थोड़ी करेगा कि अच्छा सीमा को जीत लिए हो तो पाटलिपुत्र में आओ, अच्छा पाटलिपुत्र में गंगा और सोन को पार कर गए हो तो मेरे पास आओ। राजा इतना इंतजार नहीं करेगा भाई ना। जैसे ही नगर पे आक्रमण की सूचना होगी, राजा क्या होगा, गुप्त दरवाजे से नगर के बाहर निकल जाएगा। गुप्त दरवाजे से नगर के बाहर निकल गया तो कहावत क्या है भाई, कहावत है ना कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बेटा एहसास हुआ जो मैंने लाइन शुरू में कहा था कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो कुछ पल्ले उल्ले पड़ा। फटाफट बताइए बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझे, मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ में आया। ये क्या था, ये पाटलिपुत्र का नगर विन्यास था। हाँ बेटा आप ही समझदार हैं, क्या नाम था उनका, आशीष करें गुप्त दरवाजे से ही अंदर चले जाएं, इतना करने का क्या मतलब है। अब बेटा गुप्त दरवाजे से ही अंदर चले जाएं तो उसको गुप्त दरवाजा कहा क्यों जाएगा। जब सबको पता हो कि गुप्त दरवाजा है तो उसको गुप्त क्यों कहेंगे, उसको दरवाजा ही बोल दीजिए। व्हाट इज द समथिंग द सेक्रेसी इन दैट कॉरिडोर। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी अच्छा इस राजमहल के 800 सालों के बाद कौन आया था, आफ्टर 800 ईयर्स दिस वाज चाइनीज ट्रेवलर फाहयान। एंड फाहयान क्या कहता है, फाहयान कहता है भाई जब वो देखता है पाटलिपुत्र का वैभव, देखता है मौर्य राजप्रसाद का वैभव देखता है, तो कहता है कि इतना भव्य भवन जो है मानव बना ही नहीं सकता है। वो कहता है या तो इसे देवताओं ने बनाया होगा या तो इसे दानव ने बनाया होगा। 700-800 सालों के बाद भी वो उस भव्यता के साथ, इन सच काइंड ऑफ द एलिगेंट लुक, देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ द मॉरियन रॉयल पैलेस। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है स्तूप कला है।
स्तूप कला है। स्तूप कला एक अलग पेज पे बनाइएगा, एक अलग पेज पर बनाना है। स्तूप में क्या होता था, स्तूप में एक रचना होती थी, इसे क्या कहते थे, ऐसे करके एक चबूतरा होता था। उस चबूतरे को बेटा मेधी कहते थे। इस चबूतरे के ऊपर अंडाकार एक आकृति होती थी या अर्धगोलाकार आकृति होती थी, इसे अंड कहते थे। अंडाकार आकृति है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अंड। और जो चबूतरा है, जो फाउंडेशन, उसे मेधी कहते थे। इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर एक धातु मंजूषा है। ये क्या है, धातु मंजूषा है। इस धातु मंजूषा को क्या कहते थे, इसे जो है हर्मिका कहते थे। इसके ऊपर बेटा एक दंड होता था। हर्मिका के ऊपर क्या होता था, हर्मिका के ऊपर एक दंड होता था। उस दंड को क्या कहते थे, इसे यष्टि बोलते थे। ये सब की वर्ड्स है। की वर्ड्स मीन्स कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्या कहते थे, यष्टि कहते थे। यष्टि के ऊपर क्या थी, यष्टि के ऊपर जो है 3 छतरियां होती थी। 3 जो है छतरियां था। इन छतरियों को क्या कहते थे, इसे छत्र बोलते थे। सबसे टॉप पर फ्लैग है, एक झंडा होता था। इस झंडे को क्या कहते थे, इसे पताका कहते थे। इस झंडे को बच्चों क्या कहते थे, झंडे को जो है पताका बोलते थे। अभी ध्यान से मेरे साथ ड्रॉ करते जाइए और एक एक चीज को जो बताऊंगा, 3 ही छतरियां क्यों हैं, क्यों ये 4 या 5 नहीं है। अब क्या होता था, इसके चारों तरफ एक रेलिंग होती थी। चारों तरफ एक रेलिंग होता था। मंदिर में जाते हैं तो चक्कर मारते हैं भाई ना, तो इस रेलिंग को क्या कहते थे, इस रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। वेदिका कहा जाता था। वेदिका कहा जाता था। अब ये सबसे जो पवित्र, बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र जगह है, वो यही धातु मंजूषा, जो मतलब कि हर्मिका है। मंदिर में जाते हैं तो जिस भगवान की मूर्ति होती है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं भाई ना। इस रेलिंग और इस हर्मिका के बीच का जो ये खाली स्थान है, इसे क्या कहते थे, तो इसे जो है प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ कहते थे। एक बेटा मुख्य प्रवेश द्वार होता था। क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार पे ऐसे जो है 3-3 स्टिक लगे होते थे। 3-3 जो हैं स्टिक लगे होते थे। इस प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, इसे बेटा तोरण द्वार कहते थे। तोरण द्वार कहा जाता था।
इसी के साथ एक और रेलिंग होता था, एक और ऐसे रेलिंग होता था। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, चारों दिशाओं में चार प्रवेश द्वार, मतलब चार तोरण द्वार। देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर तोरण गेट इन ईच डायरेक्शन। हर दिशा में एक एक प्रवेश द्वार होता था। तो ये तीन दिखेगा, एक पीछे है वो नहीं दिखेगा। तो हर दिशा में क्या है, हर दिशा में तोरण द्वार है। अब जो ये रेलिंग है, यहां पे ऐसे स्तंभ बने हैं, यहां पर ऐसे स्तंभ बने हैं। इस स्तंभ को जोड़ने के लिए भी बेटा तीन तीन स्टिक बना हुआ है, तीन तीन स्टिक बना हुआ है। इस स्तंभ को जोड़ने के लिए तीन तीन स्टिक। अब मुद्दे की बात है, छतरी भी तीन है, प्रवेश द्वार पे भी तीन स्टिक है, रेलिंग पे भी तीन। ये तीन का खेल क्या है? हर जगह पे ये तीन तीन क्या दिख रहा है? तो तीन का कॉन्सेप्ट जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का सिद्धांत है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरण बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध के शरण में जाओ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु आपको पता है 483 बीसी में हो गया था। तो कहते हैं भाई अब महात्मा बुद्ध नहीं रहे तो कहां पे? तो धम्म की शरण में जाओ। उसके पश्चात बौद्ध मोनेस्ट्री जो होता है संघ की शरण में जाओ। तो ये बच्चों क्या है? ये स्तूप कला है, ठीक है। स्तूप चार प्रकार के थे। स्तूप जो है चार प्रकार के थे। कौन कौन से स्तूप हैं? तो पहला जो है उद्देशिक स्तूप है। उद्देशिक स्तूप है। दूसरा जो है पारिभोगिक स्तूप है। पारिभोगिक स्तूप है। तीसरा जो है संकल्पित स्तूप है। तीसरा जो है संकल्पित स्तूप है। चौथा जो है शारीरिक स्तूप है। चौथा जो है शारीरिक स्तूप है। अब बेटा स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध रहते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद अब भक्त जो हैं वो कैसे उनकी पूजा करें? महात्मा बुद्ध को मेमोराइज करने के लिए उनकी स्मृति में प्रतीक चिन्ह बनाया गया। इसी प्रतीक चिन्ह को, स्तूप में कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, ये अभी मैंने जो बनाया वो क्या है? प्रतीक चिन्ह है, धातु मंजूषा है। उद्देशिक स्तूप क्या है भाई? महात्मा बुद्ध अपने जीवन में जिन क्षेत्रों की यात्रा किए थे, जैसे लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए, कुशीनगर में मृत्यु हुई। अपने जीवन में जिन जिन महत्वपूर्ण स्थलों पे गए, बौद्ध धर्म में इसे चार धाम यात्रा कहते हैं। जिन महत्वपूर्ण स्थलों पर गए थे वहां पे स्तूप बनाए गए, उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देशिक स्तूप कहते हैं। पारिभोगिक स्तूप बेटा क्या है?
महात्मा बुद्ध के मरने पर उनके अस्थि अवशेष जो रहते हैं, उन अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और हर्मिका जो धातु मंजूषा मैंने कहा ना उसमें डाला गया। तो उनके शरीर के अस्थि अवशेषों को जिन स्तूप में रखा गया, उसे पारिभोगिक कहते हैं, या उनके जीवन में जो चीजें उन्होंने उपयोग की, जैसे खड़ाऊ था, हर्षवर्धन का आप देखेंगे कश्मीर के राजा से युद्ध उनके दांत के लिए हुआ था। उनके जीवन में उपभोग की गई किसी भी वस्तु को उस धातु मंजूषा में रख करके जो स्तूप बना उसे पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। संकल्पित स्तूप बेटा वो है जो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी रहते हैं उनके सम्मान में, मतलब जो दोज हु वेर द फॉलोअर ऑफ द बौद्ध रिलीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, दे मेड सम स्तूपा, इट वॉज कॉल्ड द संकल्पित स्तूप। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के सम्मान में जो स्तूप बनवाए गए संकल्पित स्तूप हैं। शारीरिक स्तूप क्या है? अच्छा, पारिभोगिक वाले में उनके द्वारा उपभोग की गई वस्तु है, और ये जो है जो शारीरिक स्तूप है ना, फालतू वाला कमेंट तो पहले मत किया कीजिए यहां पे ना। यहां आईएएस वाले बैच में नीट और जी का क्या मतलब है? शारीरिक स्तूप उनके द्वारा जीवन में जो अस्थि अवशेष उनके शरीर के अवशेषों को जो धातु मंजूषा में रखा गया उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। आइए बेटा, अंतिम जो पहलू है वो क्या है? अंतिम पहलू जो है स्तंभ कला है। स्तंभ कला है। स्तंभ कला के, मौर्यकालीन स्तंभ कला के 4 भाग हैं। मौर्यकालीन स्तंभ कला के 4 भाग हैं। पहला भाग जो है, प्रथम भाग जो है एकास्मक पत्थर है। एकास्मक जो है पत्थर है, मतलब ये कहीं पे जोड़ नहीं है, इसमें एक पत्थर को रख करके बनाया गया है। पारिभोगिक में उनके द्वारा, हाँ, चरण पादुका हुआ, उनके द्वारा जो भी उपभोग बर्तन हुआ उन सबको रख करके, जो भी जीवन में उपभोग किए उन वस्तुओं को रख करके। चलिए भाई, तो एकास्मक पत्थर ये पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग जो है उल्टी जो है घंटाकार आकृति है। उल्टी घंटाकार आकृति, या कुछ इतिहासकार इसे उल्टी कमल आकृति भी कहते हैं। So some historians, they are with the notion that this was the inverted lotus or something, it was the inverted bell shape. उल्टी घंटी कह लीजिए या उल्टी कमल आकृति कह लीजिए, ये दूसरा भाग है। स्तंभ कला का बेटा तीसरा भाग क्या है? तो तीसरा भाग एक चौकी है, और चौथा भाग क्या है? तो इस चौकी के ऊपर जो है विविध पशु आकृति है। इसके ऊपर जो है विविध पशु आकृति है। इस चौकी पर ही सारनाथ वाले में क्या लिखा हुआ है? सारनाथ वाले में
सत्यमेव जयते लिखा है। और सारनाथ में ही क्या है, सारनाथ स्तंभ लेख जो है, इस सारनाथ स्तंभ लेख में 4 सिंह हैं। और यही क्या है भाई, यही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लेम है। इसी पे अशोक चक्र भी मिलता है, इसी चौकी पे अशोक चक्र भी मिलता है। बच्चों स्तंभ कला के, कल मैं अभिलेख बता रहा था तो स्तंभ लेख था ना, 7 कुल स्तंभ लेख थे, बृहद स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के 4 भाग। पहला भाग एकास्मक पत्थर है, दूसरा भाग उल्टी घंटाकार आकृति या उल्टी कमल आकृति है, तीसरा भाग इसके ऊपर एक चौकी है, और चौथा भाग इस चौकी के ऊपर विविध पशु आकृति है। जैसे सारनाथ में शेर है, रामपुरवा में वृषभ, वृषभ मतलब बैल है, रामपुरवा में वृषभ यानी कि बैल है। ठीक है, तो चलिए ये स्तंभ कला हो गया। इसके अलावा जो लोक कला है, तो लोक कला में अच्छा मैंने लिख ही दिया है, यक्ष और यक्षणियों की मूर्ति बनाई जाती थी। अब बताइए बेटा कोई ऐसा पहलू जो मौर्यकालीन कला है जो जहां पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर कोई बेटा डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, अन्यथा जो है क्लास का औपचारिक रूप से समापन किया जाएगा। चलिए बेटा, मुझे कोई आप लोग का ऐसा प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।